नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल के कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर में जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाके में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जबकि 36 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका उस वक्त हुआ जब कन्वेंशन सेंटर में यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना चल रही थी और 2000 से अधिक लोग उस समय हॉल में मौजूद थे। खबरों के मुताबिक घटना की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह एक आईईडी विस्फोट था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट सुबह 9 बजे हुआ, जिसके बाद मदद के लिए पुलिस को कॉल आई। बता दें कि इस घटना के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात की है और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घटना की जांच के आदेश देते हुए जांच के लिए एनआईए और साथ ही एनएसजी की टीम को केरल भेजने का आदेश भी दिया गया है। केरल के कन्वेंशन सेंटर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि घटना के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। सभी शीर्ष अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना को हम बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और मैंने खुद इस सिलसिले में डीजीपी से बात की है। वहीं राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि घटना में घायल हुए लोगों के बेहतर से बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया और छुट्टी पर गए डॉक्टरों को ड्यूटी पर वापस लौटने को कहा गया है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुई जातीय हिंसा को लगभग 6 महीनों का समय बीत चुका है। इस बीच खबर है कि हिंसा के दौरान चोरी हुए या लूटे गए हथियारों में से राज्य सरकार अब तक केवल 1/4 हथियार ही बरामद कर पाई है। बता दी है जानकारी इंडियन एक्सप्रेस द्वारा सूत्रों के हवाले से दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार 5% से भी कम गोला बारूद को बरामद कर पाई है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हथियार लूटे जाने की सबसे अधिक घटना मई महीने में हुई थी, जब पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा चरम पर थी। इसके बाद कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मई के बाद कोई बड़ी लूटपाट नहीं हुई। गौरतलब है कि इसी साल 3 मई को 2 समुदाय कुकी और मैतेई के बीच जातीय हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक 175 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। केरल में फिलिस्तीनियों के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान एक हमास नेता के वर्चुअली शामिल होने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को मल्लापुरम में जमाते इस्लामी हिंद की युवा शाखा सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट द्वारा एक रैली निकाली गई। इस रैली में हमास नेता खालिद मिशाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और उन्होंने एक भाषण भी दिया। फिर अब उनके इस भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और रैली में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार SYM ने खालिद मिशाल के भाषण का ट्रांसलेशन जारी किया है। इस ट्रांसलेशन के अनुसार हमास नेता ने रैली के दौरान कहा कि सेना को हारने के बाद अब इस्राइल गजा के लोगों से बदला ले रहा है। उसने यहाँ घर उजाड़े हैं। उसने गजा के आधे से अधिक हिस्से को तबाह कर दिया है। उन्होंने मस्जिदों, पूजा स्थलों, यूनिवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र की इमारतों को तोड़ दिया है। वो गजा को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। खालिद मिसाल ने कहा कि 1967 के बाद से अल-अक्सा मस्जिद गिरने की कगार पर है। नेतन्याहू के नेतृत्व में इसराइल में धुर दक्षिणपंथी सरकार आई और वो अल-अक्सा को खत्म करने के मौके तलाश कर रही है। वो अल-अक्सा को गिराकर वहाँ अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। ये जगह हमारी पवित्र जगह है, हमारा गौरव है। इस्राइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने तेल अवीव में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए यह बात कही। इस्राएली पीएम ने चेतावनी दी कि युद्ध लंबा और कठिन होगा। इसके साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनी नागरिकों से उत्तरी गजा पट्टी को खाली करने की इस्राएल की अपील दोहराई, जहां इस्राएल हमलों की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए 200 से अधिक बंधकों को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस्राएली पीएम ने कहा कि यह युद्ध का दूसरा चरण है, जिसके लक्ष्य स्पष्ट हैं: हमास के शासन और सैन्य क्षमताओं को नष्ट करना और बंधकों को घर लाना। उन्होंने कहा कि हम अभी शुरुआत में हैं। हम जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे दुश्मन को नष्ट कर देंगे। इस्राइल हमास में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से कल शनिवार को फोन पर बात की।
इस बात की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से बात की, पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। पीएम ने लिखा कि हम आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि के संबंध में चिंताओं को साझा करते हैं और हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर सहमत हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाए गए कैश फॉर क्वायरी के आरोपों को लेकर बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने महुआ मोइत्रा पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चोरी और फिर सीना जोरी। शहजाद पूनावाला ने लिखा कि एथिक्स कमेटी के पास जाने की बजाय, जांच पूरी होने तक इस्तीफा देने की बजाय महुआ मोइत्रा के पास टीवी साक्षात्कार देने और कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए दुनिया भर का समय है। वैसे भी वह अब टीवी पर स्वीकार कर चुकी हैं कि उन्होंने अपना संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को दिया था जो भारत से बाहर रहता है। यह एक जघन्य कृत्य की स्वीकारोक्ति है। वे ओटीपी आदि के बारे में चाहे जो भी चक्कर लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनआईसी दस्तावेज स्पष्ट है, आप अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला सोहेल ने पार्टी से पूरे 34 साल बाद इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी खुद सोहेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई। उन्होंने लिखा कि 34 साल बाद कांग्रेस से मेरा इस्तीफा, यह मेरे लिए एक पेनफुल गुड बाय है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए अपने इस्तीफे में टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर कांग्रेस को किराने की दुकान में बदलने का आरोप लगाया। सोहेल ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने रुपयों के लिए अमीर व्यक्तियों को पार्टी का टिकट बेचा, जबकि वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने रेड्डी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। शेख अब्दुल्ला ने लिखा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पार्टी को आरएसएस के एजेंडे पर लेकर जा रहे हैं। शेख अब्दुल्ला ने लिखा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पार्टी को आरएसएस के एजेंडे पर लेकर जा रहे हैं। वे राज्य में मुस्लिम नेतृत्व को दबाने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। उन्होंने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने में भी यही सब किया है। जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है। अगले साल यानी 2024 में होने वाले कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा दी गई। कांग्रेस ने बेंगलुरु स्नातक सीट से रामोजी गौड़ा, बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पुतन्ना, दक्षिण पश्चिम शिक्षक सीट से के मंजूनाथ, दक्षिण पूर्व शिक्षक सीट से डीटी श्रीनिवास और उत्तर पूर्वी स्नातक सीट से डॉक्टर चंद्रशेखर बी पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। फेमस टेलीविजन सीरीज फ्रेंड्स में चैंडलर बिंग बनकर पूरी दुनिया को हंसाने वाले मैथ्यू पेरी का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। समाचार एजेंसी एबी के मुताबिक मैथ्यू पेरी लॉस एंजल्स में स्थित अपने आवास में मृत पाए गए। उनकी मौत की वजह हॉट टब में डूबना बताई जा रही है। ऐसे अचानक हुई उनकी मौत को लेकर उनके फैंस के साथ साथ हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में इस समय शोक की लहर है। इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज रविवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शनिवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक के बाद कांग्रेस राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में अब तक अपने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। अब ऐसे में आज होने वाली पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बाकी बची सीटों पर मंथन किए जाने की संभावना है। देश के जाने माने बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को 24 घंटे के अंदर दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी ईमेल आईडी से मुकेश अंबानी को यह दूसरी धमकी मिली है, जिससे उन्हें शुक्रवार को पहली मेल आई थी। एफआईआर के मुताबिक मेल में लिखा था कि अगर आप हमें 20 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो हम आपको मार डालेंगे। हमारे पास भारत में बेस्ट शूटर हैं। वहीं अब दूसरी मेल में लिखा है कि अभी आपने हमारी ईमेल का जवाब नहीं दिया, रकम 200 करोड़ है, वरना डेथ वारंट साइन हो चुका है।
बता दें कि इस बात की जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उद्योगपति मुकेश अंबानी को शुक्रवार को ईमेल मिला और उनके सुरक्षा प्रभारी की शिकायत के आधार पर गामदेवी पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि मामला आईपीसी की धारा 387 यानी जबरन वसूली के लिए किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालना और 506(2) यानी आपराधिक धमकी के तहत दर्ज किया गया है। मेल भेजने वाले को पकड़ने के लिए पुलिस की जांच जारी है। हालांकि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।